नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सोमवार को लोकसभा में जो दृश्य देखने को मिला वो बहुत चिंतित करने वाला है। वो साफ संकेत है, इस बात की ओर स्पष्ट इशारा है कि अगले 5 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े मुश्किल होने वाले हैं। उसके लिए मुश्किल क्यों होने वाली? 3 फ्रंट पर उसके लिए मुश्किलें हैं। पहला, भारतीय संसद ने पहली बार इतना गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष देखा है। तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में कितना नीचे जा सकते हैं, इसकी कल्पना किसी के लिए करना बड़ा मुश्किल है। तो भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि राहुल गांधी किसी भी स्तर तक जाकर जो है अपनी बात कह सकते हैं, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं वो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहे हैं, या लोकसभा अध्यक्ष का अपमान कर रहे हैं, या जो संसदीय मर्यादा है, संसदीय परंपरा है, उसको तोड़ रहे हैं। इन सब बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता, और उन्हें बताने पर, समझाने पर भी उसका असर नहीं होता। और ये जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये समस्या और बढ़ती जाएगी। तो एक गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष से निपटने का कोई अनुभव किसी दल को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है, और ख़ास तौर से पिछले 10 साल में तो इस तरह का दृश्य देखने को मिला नहीं। और उससे पहले भी, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, या किसी और दल की सरकार रही हो, नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़ी पार्टी का जो नेता रहा है, उसका व्यवहार संसदीय मर्यादा का जो दायरा है उसके अंदर रहा है। संसदीय परंपराओं को, संसदीय व्यवहार की मर्यादा को किसी ने तोड़ने की कोशिश नहीं की। ये हमारा संसदीय इतिहास बताता है, 1952 से लेकर आज तक का। राहुल गांधी ने उन सब मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी कि ऐसे व्यक्ति से जो नेता प्रतिपक्ष बना है उससे निपटना कैसे है। क्या उससे भी नीचे स्तर पर गिरना है? क्या उसी की भाषा में जवाब देना है, या अपनी जो मर्यादा है उसको बनाए रखना है? अपनी मर्यादा को बनाए रखने में खतरा ये है जो कल दिखाई दिया। पूरे सत्ता पक्ष में जैसे मुर्दनी सिंचाई हुई थी, कोई ऊर्जा, कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा था। राहुल गांधी एक के बाद एक झूठ बोलते गए। उसका प्रतिकार कुछ करने की कोशिश हुई, लेकिन वो उस तरह से नहीं हुई जैसा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। जाहिर है कि वो सत्ता पक्ष में है, उसकी आक्रामकता जो है विपक्ष के दल की तरह नहीं हो सकती, विपक्षी दल की तरह नहीं हो सकती है, लेकिन गलत बातों का प्रतिकार करने में संकोच क्यों? ऐसे व्यक्ति का लिहाज क्यों जो किसी मर्यादा को मानने को, किसी मर्यादा की सीमा को लांघने में कोई संकोच नहीं करता? तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये होने जा रही है कि ऐसे नेता प्रतिपक्ष से कैसे निपटा जाए। ऐसा नेता प्रतिपक्ष जो है वो अपने समर्थक वर्ग को एड्रेस कर रहा होता है, वो संसद को संबोधित नहीं कर रहा होता है, वो सरकार को संबोधित नहीं कर रहा होता है। राहुल गांधी का भाषण संसद में और संसद के बाहर चुनाव के दौरान जो था उसमें कोई अंतर नहीं है। तो उनके लिए सड़क और संसद में कोई अंतर नहीं है, और ये व्यवहार वो पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े समय के लिए होता था, तो उसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं होता था, उसका असर उस तरह से दिखाई नहीं देता था, और वो एक तरह से ज़्यादातर मामलों में उनके खिलाफ जाता था। लेकिन सोमवार का उनका जो भाषण है उसको सुनकर उनका जो समर्थक वर्ग है वो बहुत प्रसन्न होगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक वर्ग है उसमें घोर निराशा होगी। निराशा एक कारण से नहीं, उन लोगों में ज़्यादा निराशा होगी जो वोट देने नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते हुए भी वोट देने के लिए नहीं गए। उन लोगों में भी होगी जो उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल बड़े धूमधाम से शुरू होगा, एक हाई नोट पर शुरू होगा। ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दिया। पहला दिन है, मतलब अभी इससे जो है इतना लंबा निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, लेकिन ये एक बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के सामने रहने वाली है, और ये 5 साल रहने वाली है।
तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने ये तय किया है कि वो संसद के किसी नियमावली के अनुसार नहीं चलेंगे। वो लोकसभा अध्यक्ष या जो भी पीठासीन अधिकारी होगा उसके निर्देश को नहीं मानेंगे। वो जो सार्वजनिक जीवन के आचरण की मर्यादा है, शुचिता है, उसको नहीं मानेंगे। अब ऐसे व्यक्ति से निपटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति से तर्क कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, उसकी बातों का जवाब दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, जो एक मर्यादित वातावरण में एक मर्यादित आचरण के अनुसार अपनी बात कहे। राहुल गांधी ऐसा नहीं करेंगे, ये उन्होंने पहले दिन बता दिया है। और भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी से कैसे निपटना है। ये इस बात का ध्यान रखते हुए, संसदीय मर्यादा का ध्यान रखते हुए, जो अपना जो समर्थक वर्ग है उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। ये अगर मैसेज बार बार जाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी पर आक्रमण हो रहा है और वो बचाव नहीं कर पा रही है, अब आप देखिए पूरे समर्थक वर्ग को, और इसमें मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी जोड़ता हूँ, हिंदू धर्म पर जिस तरह से हमला किया राहुल गांधी ने सोमवार को, उसकी प्रतिक्रिया संसद में जितनी तेज होनी चाहिए थी नहीं हुई। हालांकि प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया, गृह मंत्री ने सवाल उठाया, लेकिन इसके बावजूद वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं था और संघ की ओर से कोई बड़ी प्रतिक्रिया और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पर सड़क पर जो होना चाहिए था, जिस तरह का विरोध होना चाहिए था, वैसा कोई विरोध दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगा कि सामान्य सी बात है, कह दिया तो कह दिया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदू धर्म पर आक्रमण हो रहा है, हिंदू धर्म को हिंसक बताने की कोशिश हो रही है, बल्कि संतों ने ज़रूर जो है इसके विरोध में आवाज़ उठाई है और भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ संतों की आवाज़ के नीचे ही दबी रही है। संतों की आवाज़ में अगर आवाज़ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती तो पूरे देश में उसका असर हो सकता था, उसका वातावरण बनता। ऐसा कुछ करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश नहीं की। ऐसा लगता है कि वो अपनी विरोध की राजनीति की जो उसकी ऊर्जा थी वो उसकी खत्म हो चुकी है। और ये भी दिखाई देता है कि जो लोकसभा चुनाव का नतीजा आया है उसने भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी बड़ी हताशा भर दी है। ये एक हताश पार्टी का प्रदर्शन था जो सोमवार को दिखा संसद में। एक चुनौती ये है कि ऐसे गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष से कैसे निपटे। दूसरी चुनौती मेरी नज़र में उससे बड़ी है कि अपने लोगों को कैसे ऊर्जावान बनाएं। देखिए, केवल हल्ला मचाने से ऊर्जा नहीं दिखती है। ये दिखना चाहिए कि आपके सांसद पूरी तैयारी से आते हैं, पढ़कर आते हैं, विषय को समझ कर आते हैं। कल ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हिंदू धर्म पर हमला हो, अब राहुल गांधी कुछ भी बोलकर निकल जाएं। अग्निवीर पर बोला उन्होंने, अग्निवीर पर हालांकि राजनाथ सिंह ने उसका जवाब दिया, लेकिन जिस तरह का समर्थन उनको मिलना चाहिए था पूरे सदन से यानी सत्ता पक्ष से, उस तरह का समर्थन दिखाई नहीं दिया। राहुल गांधी एक के बाद एक झूठ बोलते रहे और वो बोलकर निकल गए और गृह मंत्री लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध करते रहे कि आप इनको जो बात ये बोल रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए और इस तरह से कैसे झूठ बोल सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये झूठ बोलने का मंच नहीं है और एक तरह से अध्यक्ष को इशारा किया कि भाई आप इनको कैसे बोलकर निकलने दे सकते हैं, आप हमारा संरक्षण कीजिए, यानी जो गलत बोला जा रहा है उसका प्रतिकार करने में संसद के जो नियम है, जो नियमावली है, उसका उपयोग कीजिए। भूपेंद्र यादव को खड़े होकर बोलना पड़ा अध्यक्ष जी को जो नियमों के तहत अधिकार मिले हैं उसका उपयोग करना चाहिए। भाजपा की तीसरी समस्या लोकसभा अध्यक्ष, एक लुंज पुंज लोकसभा अध्यक्ष। ये जो संख्या बल है विपक्ष का और सत्ता पक्ष का, उस वातावरण में इस तरह का अध्यक्ष नहीं चल सकता। लेकिन अध्यक्ष तो बन ही चुके हैं, ओम बिरला बन चुके हैं। जब 303 की संख्या थी आपकी और विपक्ष कमज़ोर था, तब इस तरह का अध्यक्ष आपके लिए आदर्श था।
चल सकता था। तब भी कई बार ऐसा अवसर आया जब दिखाई दिया कि अध्यक्ष अपना जो दायित्व है उसका पूरी तरह से निर्वाह करने में सफल नहीं रहे। और सोमवार को तो जो दिखा उससे लगा कि जैसे लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी के आभा मंडल के नीचे दबे हुए हैं, जैसे उससे आक्रांत हैं। उनको राहुल गांधी को टोकने में भी संकोच लग रहा था, और उनके बार बार टोकने के बावजूद राहुल गांधी चित्र दिखाते रहे एक के बाद एक, और उनको कोई चेतावनी लोकसभा अध्यक्ष की ओर से नहीं दी गई कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप नियमों का विरोध कर रहे हैं। उनको रोका नहीं गया। और तुलना के लिए आपके पास राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, जिस तरह से वो प्रोसीडिंग्स चलाते हैं, किसी भी सदस्य को जो आरोप लगा रहा हो बिना ऑथेंटिकेट किए आगे बढ़ने नहीं देते। ये एक उदाहरण है। मुझे लगता है कि अब ये कहना पता नहीं उचित है या नहीं कि ओम बिरला को देखना चाहिए कि ओम प्रकाश धनखड़ कैसे जो है प्रोसीडिंग्स चलाते हैं राज्यसभा की। शायद उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, शायद उनको समझाने की ज़रूरत है, शायद उनको बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों का आभास कराने की ज़रूरत है। इस तरह का जो लोकसभा अध्यक्ष है वो सत्तारूढ़ दल के लिए मददगार नहीं हो सकता। नादान दोस्त जो है वो दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होता है। वही स्थिति है लोकसभा अध्यक्ष की। अपने अधिकार को किस तरह से असर्ट करना चाहिए, अगर पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं मालूम है तो इसका मतलब उसमें कुछ तो कमी है, उसमें कुछ तो खामी है। और उनको चुनने के लिए जिन लोगों ने चुना है वो लोग भी जिम्मेदार हैं। खाली मैं ओम बिरला को ही जिम्मेदार नहीं मानता। उनको 5 साल काम करते हुए आपने देख लिया, और आपको मालूम है कि अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं। ऐसे में आपको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो जगदीप धनखड़ नहीं तो उनके आसपास हो। ये सब जगह जगदीप धनखड़ कर लेना। तो जगदीप धनखड़ जो है जिस तरह से सदन चलाते हैं, दरअसल उनको लोकसभा में होना चाहिए था, या उनके जैसा व्यक्ति होना चाहिए था। तो ये भाजपा की जो 3 बड़ी समस्याएं हैं इस लोकसभा में, 18वीं लोकसभा में, उससे निपटना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये जो चुनौतियों की बात हो रही है कि जो उसके सहयोगी दल हैं साथ रहेंगे कि नहीं, वो प्रेशर डालेंगे, ये मांग करेंगे, वो मांग करेंगे, वो सब बड़ी आसानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको हल कर सकते हैं। उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली। कोई सहयोगी छोड़कर नहीं जा रहा है। और सहयोगी जो हैं, खासतौर से 2 बड़े सहयोगी जो हैं, वो जेडीयू के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी के नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। दोनों, मैंने पहले भी कहा था, दोनों के सामने इस समय जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो अपनी पॉलिटिकल लेगेसी छोड़कर जाने का है। चंद्रबाबू नायडू के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य इस समय जो है अमरावती को राजधानी बनाने का है। उसके लिए उनको केंद्र सरकार की मदद चाहिए। नीतीश कुमार को अपनी लेगेसी छोड़ने के लिए बिहार को विकास के पथ पर तेज दौड़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए उनको मदद चाहिए केंद्र सरकार की। दोनों के लिए स्टेट अपना जो है वो प्राथमिकता है। इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि केंद्र की सरकार उनकी वजह से अस्थिर हो, क्योंकि उनको मालूम है कि जो लोग सामने हैं वो बहुत बुरे साबित होंगे, और दोनों का अनुभव है उनके साथ काम करने का। लेकिन इस समस्या से कैसे निपटेगी बीजेपी? सबसे पहले तो अपने घर को दुरुस्त करना पड़ेगा। सांसद पढ़कर आना, किसी विषय की तैयारी करके आना जैसे भूल गए हैं। ऐसे समय में अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जैसे और प्रमोद महाजन जैसे सांसदों की याद आती है। आज कल्पना कीजिए कि सोमवार को अगर ये तीनों लोकसभा में रहे होते तो दृश्य क्या होता। भाजपा को कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर ही देखने पर प्रधानमंत्री के रूप में और विपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी सबसे आदर्श, लाल कृष्ण आडवाणी,
अगर इन नेताओं के आचरण को, इन नेताओं के भाषण को, इन नेताओं की विषय की जानकारी और तैयारी, इस पर भाजपा के सांसद ध्यान देते और भाजपा के नेता उनका ध्यान दिलाएं, अगर ये नहीं होगा तो 5 साल तक ऐसे ही झेलना पड़ेगा और हर बार ये संदेश जाएगा कि आप मात खा रहे हैं, आप हार रहे हैं। आप हार नहीं रहे हैं, लेकिन धारणा ये बनेगी कि आप हार रहे हैं। अगर सच्चाई हार जाए झूठ से, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? और यही होता हुआ दिख रहा है सदन में। तो इस स्थिति को बदलना पड़ेगा। अगर माहौल को बदलना है भाजपा को, तो इसमें बदलाव लाना पड़ेगा और उसके लिए अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। और लोकसभा अध्यक्ष से भी बात करनी चाहिए कि ऐसे प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती है। लोकसभा अध्यक्ष या जो भी पीठासीन अधिकारी है, वो उसका झुकाव विपक्ष की ओर रहना चाहिए। ये संसदीय जनतंत्र के लिए अच्छा है। लेकिन विपक्ष निरंकुश हो जाए, विपक्ष जो है सारी मर्यादाओं को तोड़ दे, इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है? और सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी इजाज़त दी। उनको देखते हुए और उनके संरक्षण में मैं कह रहा हूं ये सब हुआ। तो भाजपा इस चुनौती से कैसे निपटेगी? ये आने वाले दिनों में, खासतौर से जब बजट सेशन शुरू होगा, तब पता चलेगा। एक इशारा आज प्रधानमंत्री का जो भाषण होगा, जवाब होगा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर, उससे भी मिलेगा। लेकिन अकेले प्रधानमंत्री सब कुछ नहीं कर सकते। पूरी पार्टी को एक साथ खड़े नजर आना पड़ेगा। सोमवार को पार्टी संसद के अंदर बिखरी हुई नजर आ रही थी। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि कौन बोले, क्या बोले। ऐसा लग रहा था कि बिना तैयारी के आकर बैठ गए हैं, जैसे केवल भाषण सुनने के लिए आए थे। इसमें बहुत त्वरित गति से अगर बीजेपी ने सुधार नहीं किया, तो आने वाले 5 साल उसके लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।